सीधू हम कौन सी ऋतुचर्या में दे रहे थे? देख के बता दो, कोई बात नहीं। सूत्रसान खोलो, ऋतुचर्या वाला अध्याय खोलो, उसमें देखो कि सीधू कौन सी ऋतु में देने के लिए बताया था। जल्दी करो, मैंने सोचा था आज ये पूरा कर लेंगे चैप्टर। वसंत ऋतु। वसंत ऋतु में। तो इसका मतलब सीधू का क्या विशेष प्रभाव होगा? कफ के ऊपर वर्क करेगा बॉस। और क्षीर जनन अगर हमें करवाना है, क्षीर जनन, अब देखो दोनों को अलग अलग देखो, क्षीर शोधन अलग था और क्षीर जनन अलग है। वो विकृत क्षीर की बात हो रही थी, वहां पे जब हम चिकित्सा करेंगे तो दोषों के अनुरूप वो अलग पार्ट है, और यहाँ है सिर्फ एक कि हमें क्षीर जनन कराना है धात्री में या माता में। तो क्षीर जनन के लिए हम वो चीजें तो बिल्कुल नहीं देंगे जो रस को कम करती हो, जो कफ को कम करती हो, वो तो नहीं देंगे ना। जो स्नेह रहित हो, रुक्ष चीजें थोड़ी दे सकते हैं अपन उसको। यानी या तो उसमें द्रवत्व होना चाहिए, या उसमें स्निग्धता होनी चाहिए, या उसमें कफवर्धक प्रॉपर्टी होनी चाहिए, कुछ तो होना चाहिए। तो इसलिए इन्होंने अपनी बात शुरू की कि क्षीर जननानी तो मद्यानी, मद्य दे सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो क्षीर जनन कराने वाले स्वभाव के होते हैं। किस कारण से? वो तो उष्ण तीक्ष्ण होते हैं ना। और मध्य में भी कौन सा सबसे श्रेष्ठ होगा अगर क्षीर जनन कराना है? तो सुरा, सौवीरक, और ये बहुत सारे आए थे अभी, मैरेय, मेदक। इनको प्रैक्टिकली हमें देखना पड़ेगा आज के हिसाब से, क्योंकि ऐसी बहुत सारी महिलाएं हो गई हैं जो अल्कोहल लेती हैं। ठीक है, तो उसके अनुरूप बता सकते हैं हम उनको, गाइडेंस देने के लिए हमें पता होना चाहिए। तो ये कहते हैं कि भाई क्षीर जननानी तो मद्यानी सीधु वर्जानी। हाँ, लेकिन सीधु बिल्कुल नहीं बताना उनको। ये आपके लिए सवाल है, आप देख के बताओगे कि किसका इंडिकेशन है अभी तक। आसवरिष्ठ वाले प्रकरण में जाना, क्षीर जनन किसके लिए कहा गया है, ठीक है, वो बताना। फिर क्षीर जननानी तो मद्यानी सीधु वर्जानी, अपने आसावरिष्ठ का प्रयोग भी कर सकते हैं उसमें अपन। जरूरी नहीं है कि हम ये मद्य दें औषधि के रूप में। हमें लगता है कि आसावरिष्ठ की फलश्रुति क्या थी? मन शरीराग्नि बल प्रदानाम स्वप्न शोकारुचि नाशनानाम संघर्षणानाम प्रवरासवानाम मशीतिरुक्ता चतुरुत्तरैषा। तो उसके सारे जो गुण है वो बहुत अच्छे वाले हैं। अच्छा, जैसे इसके लिए मद्य बताया है, कोई एक ऐसी बीमारी बताओ जिसमें मद्यपान या आसावरिष्ठ को बिल्कुल बंद कराना पड़ेगा हमें पेशेंट को। कोई एक ऐसी बीमारी जिसमें मद्य बिल्कुल बंद कराना पड़ेगा अगर हमें इसको ठीक करना है तो, और आसावरिष्ठ भी नहीं देने। पित्त से संबंधित, खास करके आसव नहीं देने। ये तो वो ठीक है, रोग हो गया, लेकिन एक मतलब एक जनरल बात हो गई। एक स्पेशल रोग बताओ। प्रमेह में नहीं देते, ठीक है, क्यों नहीं देते वो पढ़ना। वहां से इसका जवाब भी कनेक्टेड है, ये भी इसका जवाब भी मिलेगा वहां से। मध्य में द्रवत्व होता है और वो प्रभाव से क्षीर जनन कार्य करता है। अब कहते हैं कि क्षीर जननानी तो मद्यानी सीधु वर्जानी। आगे बढ़ते हैं। और जो मांसाहारी हैं वो रुकेंगे तो है नहीं मांस खाने से, तो हमें उनके लिए भी कुछ उपाय करना पड़ेगा। तो उनको कौन सा मांस ऐसा है जो हम मना करें, और कौन सा मांस ऐसा है जो हम उनको बोल सकते हैं कि हाँ क्षीर जनन में ये सहायक होगा। तो इन्होंने बोला ग्राम्यानु पौदकानी च शाक धान्य मांसानी। तीनों बातें आ गई इसमें। मांस भी ये वाले लेने हैं, ग्राम्य वाले, आनूप वाले, और उदक में पानी में जो जानवर होते हैं उनका मांस। वो मांस क्या करेगा? अच्छा, यहाँ पे तो है कि जो पानी में पैदा होते हैं उनका मांस खिलाना है। और कोई ऐसी बीमारी बताओ जिसमें अगर मांस, शाक या धान्य वगैरह दे रहे हैं तो वो हमें ऐसा देना है जो वो नहीं करते आजकल, एक वो आंच के ऊपर पकाते हैं, क्या बोलते हैं उसको,
कुछ पनीर और कुछ ऐसी ऐसी चीजें डाल के पकाते हैं, उसका जलियांश पूरा निकल जाता है, ड्राई रोस्टिंग करते हैं ना उसकी, तो मतलब शूल्य मांस बोला है अपने आयुर्वेद में उसको। ऐसी कौन सी बीमारी है जिसमें शूल्य मांस देना चाहिए? या जैसे बैंगन है, बैंगन का भरता बना के उसको भून के, मतलब ज्यादातर सब्जियां वगैरह भून के दें। मांस आदि कोई खाने वाला है मांसाहारी, तो उसको भी हम ये बताएं कि भुना हुआ लो बजाय किसके, पके हुए मांस के। कौन सी बीमारी है? बस प्रमेह में कर सकते हैं। बिल्कुल प्रमेह ही है। प्रमेह में हमें द्रव कम से कम करना है, लिक्विड कम से कम हमें देना है। और बल्कि प्रमेय में सुश्रुत ने तो एक बात लिखी है कि भाई मांस भी ऐसे जानवरों का जिनको मूत्र भी कम बनता हो, मूत्र जिनको कम बनेगा, आप सोचो कितनी रुक्षता होगी उनके शरीर में। तो ये बात सुश्रुत ने बहुत अच्छी बताई है वहां। और अगर हम इसी तरीके से जाएं संतर्पण जन्य प्रमेय के लिए, लेकिन ये खास करके, और अगर क्षीर जनन करना है तो यहां पर विपरीत है, यहां पर द्रव बहुल चीजें देनी है। तो शुरू में उन्होंने बोल दिया क्षीर जननानि तो मद्यानि सीधुवर्जानि, और फिर शाक धान्य और मांस, शाक धान्य और मांस ये कैसे होने चाहिए? ग्राम्यानु पौदकानि च शाक धान्य मांसानि। तो मांस तो एक अलग पार्ट हो गया, हम सबको नहीं बता सकते और हमें बताना भी नहीं है। अगर कोई माने तो ठीक है, हमें मना ही करना चाहिए। लेकिन धान्य और मांस, धान्य और शाक आप ऐसे बताइए जो पानी में होने वाले हैं, या ग्राम्य और आनूप प्रदेश वाले शाक और मांस हैं। जैसे उत्तराखंड में, ज्यादातर उत्तराखंड वाले हो आप, तो आप ये बताओ कि हरिद्वार में आप क्या बताओगे कि ये सब्जियां ज्यादा लेना, ये वाले धान्य आपको अपने भोजन में इंक्लूड करने हैं। कोई महिला कोई भी आ सकती है ना कि भाई क्षीर जनन के लिए जो स्तनपान करा रही है, तो वो बोलेगी कि भाई दूध अच्छे से बने उसके लिए आप मुझे कुछ बताओ। तो क्या बताएंगे आप? यही होता है डाइट सेट करना। कोई भी एक शाक बताइए किसी में से भी, ग्राम्य, आनूप और औदक, उदक वाला औदक, तद्धित प्रत्यय लग गया सब में। ग्राम वाला ग्राम्य, अनूप वाला आनूप और उदक वाला औदक। शाक और धान्य, धान्य धान्य बता दो चलो। वो धान रोपते हैं ना पानी में, पानी होता है बहुत सारा उस खेत में, उस जगह पर, तो कैसा हो गया वो? आनूप। आनूप भी, और पानी चाहिए उसको, मतलब पानी भरे हुए रखना पड़ता है हमें। धान की भी वैरायटी होती है ना, मैं ज्यादा जानती नहीं उसकी खेती के लिए, लेकिन पानी भर के रखना पड़ता है अपने को। तो चावल बोलो आप उनको खाने के लिए। और कौन सा ऐसा अनाज है जिसको ज्यादा पानी चाहिए होता है? गेहूं को पानी चाहिए होता है ज्यादा या नहीं? गेहूं को चाहिए होता है। हमारे एरिया में जहां सूखा है वहां पे नहीं होता ये गेहूं, राजस्थान में वहीं होता है जहां या तो मतलब पानी उसको जब तक अच्छे से नहीं मिलेगा, तो जो जल बहुल एरिया है वहीं पर होता है गेहूं। चावल भी आप देख लो, ये यूपी वाले एरिया में, उत्तराखंड में वहीं होता है। तो ऐसे वाले अनाज बोलने हैं आपको, गेहूं और चावल। जो कम पानी में हो जाते हैं वो नहीं बोलने, या वो कम बोलने हैं, ठीक है। तो ग्राम में आनू पौध कानीचे शाक। अब शाक में क्या क्या चीजें ऐसी हैं जो हम ज्यादातर बोल सकते हैं उसको? शाक में कौन सी चीजें हैं? बस रस वाली, टमाटर जैसे, बैंगन। बैंगन, बैंगन अच्छा रहेगा क्या? और सोचो थोड़ा, बेस्ट बतानी है हमें। ऑप्शन के लिए हमें देना जरूर है, ऐसा भी नहीं करना हमें कि उसका टेस्ट मतलब उसको हम खत्म कर दें, वो बेचारी खिचड़ी खाती रहे रोज, ऐसा बिल्कुल नहीं करना हमें। हमें हमेशा, चाहे हमारा पेशेंट कितनी भी बुरी स्थिति में हो, अगर हम उसको पथ्य बता रहे हैं तो ये हमारी युक्ति होगी वो कि हम टेस्टी भी बना दें उसको और वो हेल्थ के लिए भी अच्छा हो, तभी वो पथ्य रहेगा। हम बेस्वाद सी खिचड़ी दे दें और उसको और ज्यादा अरुचि हो जाए, वो सही स्ट्रेटेजी नहीं है पथ्य बताने की, गलत है वो। बस कमल नाल की सब्जी। कमल नाल बता सकते हैं, वहां पे होता है हरिद्वार में, बहुत अच्छा है। और ऐसी कौन सी सब्जियां हैं जिनको ज्यादा पानी चाहिए होता है? बस भिंडी भी दे सकते हैं क्या? उसमें भी लिक्विड होती है। बिल्कुल दे सकते हैं, भिंडी भी। रुक्ष कम देने हैं, ठीक है।
जैसे लौकी है उसमें रुक्षता होती है और रुक्ष गुरु होती है वो, ठीक है। तो या तो वो जलीयांश ज्यादा उसमें या स्निग्धता हो, ऐसा ही कुछ उपाय अपनाना पड़ेगा अपने को। तो या फिर वो बना भी रहे हैं तो युक्ति से फिर उसमें घी डलवा दिया, उसको थोड़ा तरीदार बनाया, पानी ज्यादा बनाया, जैसे हम लौकी कद्दू वगैरह भी दे रहे हैं तो वो उस तरीके से बनानी है। पथ्य में बहुत स्कोप है, जितनी अपन सूक्ष्म संकल्पना करेंगे ना उतना ही सुंदर पथ्य, मतलब सिर्फ उसी से अपन पेशेंट को ठीक कर सकते हैं। बता ही रहे हैं ये तो कि भाई क्षीर जननानी, तो एक एक चीज सेट करो आप उसकी, एक एक चीज। क्षीर जननानी तु मद्यानी सीधु वर्ज्यानी ग्राम्यानुपौदकानी च शाक धान्य मांसानी द्रव मधुराम्ल लवण भूयिष्ठाश्च आहारः। अब ये हो गई पूरी प्रिपरेशन, जो भी वो सब्जी बना रही है, दाल बना रही है या कोई और पकवान बन रहा है, तो हमें ध्यान रखना है कि अधिकतर वो द्रव हो, उसमें मधुरता हो, या फिर उसमें हल्की खटाई वाला कोई कॉम्बिनेशन बनाए हम। अगर नमकीन बना रहे हैं तो थोड़ी सी खटाई डलवा दें। और लवण भूयिष्ठा च आहारः, और नमक भी उसमें अच्छे से हो। क्यों? लवण भूयिष्ठा च आहारः, लवण क्या काम करेगा? सूक्ष्म स्रोतों में जल्दी जाएगा और स्रोत में सूक्ष्म भी है, और लवण की एक प्रॉपर्टी है क्लेदन करवाना, गीलापन लाना, क्लीनता लाना, जो क्षीर जनन में डेफिनेटली सहायक होगी। तो अगर हम नमकीन प्रिपरेशन बना रहे हैं तो उसमें सैंधव लवण उसको बोले अपने टेस्ट के, बहुत ज्यादा ना डाले लेकिन टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल ले, और हल्का सा खट्टापन, चाहे किसी को टमाटर पसंद है तो वो टमाटर से डाल दे। अब यहाँ कई लोग बोलते हैं आयुर्वेद में टमाटर का वर्णन कहीं नहीं है। अब जो चीज उस समय पर लिखी गई थी, उस टाइम जो जो खेती वहां होती रही होगी, उन्हीं के गुणधर्म लिखे गए हैं। लेकिन इसका ये मतलब थोड़ी है बाद में आने वाली चीजें सब बेकार हो गई। टमाटर है अगर अभी उसकी खेती बाहर से कहीं जहां से भी आया, अब सब जगह उसकी खेती होती है, तो उसके कुछ गुणधर्म है, गुणधर्मों का विचार करके उसका प्रयोग आराम से कर सकते हैं हम सब्जी में या किसी भी चीज में। तो ये हो गई भाई क्षीर जनन चीजें। फिर आगे लिखते हैं, अगर ये तो पान आदि की बातें हो गई। अब अगर औषधियां आपको देनी है तो कैसी देनी है? क्षीर जननानी तु मद्यानी सीधु वर्ज्यानी ग्राम्यानुपौदकानी च शाक धान्य मांसानी। फिर लिखते हैं द्रव मधुर आम्ल लवण भूयिष्ठाश्च आहारः, आहार कैसा बने पूरा? क्षीरिण्यश्चौषधयः, और औषधियां भी कैसी होनी चाहिए? क्षीरिणी, दोनों में बहुवचन है। औषधयः, औषधियां ऐसी होनी चाहिए जो दूध वाली हैं। एग्जाम्पल दो दूध वाली मेडिसिन के कुछ। स्नूही में दूध है लेकिन वो दे सकते हैं क्या? तीक्ष्ण विरेचन है, शतावरी दे सकते हैं, और विदारिकन, वेरी गुड, ये सुनना था। ये कहते हैं क्षीरिण्यश्च दुग्धिका कलम्बिकादयो, जो दुग्धिका होती है और कलम्बिका, पढ़िए आप इसके बारे में कल भाव प्रकाश में, फिर मुझे भी बताइए। तो जिनमें आगे लिखा दृश्यमान क्षीरः, ऐसी औषधियां जिनमें क्षीर दृश्यमान होता है, उनको हम तोड़े तो उसमें से दूध जैसा दिखाई दे। एक औषधि और बताओ ऐसी पंचबलकल में से जिसमें से दूध निकलता है। और वट में से भी निकलता है, और उसका फल जो है वो भी हम इसमें, हालांकि उसमें कशैलापन ज्यादा होता है लेकिन थोड़ा सा वो स्तंभन भी करता है। तो अगर किसी के आसपास है तो हम बता सकते हैं, क्योंकि पेशेंट ज्यादातर अपनी ओपीडी में जो आएगा वो लोकल एरिया वाला ज्यादा आता है, तो हमें पता है कि हमारे एरिया में कौन से पेड़ पौधे ज्यादा हैं, उसके अनुरूप हम कुछ जैसे हमारे यहाँ सप्तपर्ण ज्यादा होता है, तो अगर किसी को बताना हो तो फिर मैं बता देती हूँ कि उसकी पत्तियां लो या ऐसे लो, उसका काढ़ा बनाओ। तो ये आपके एरिया में क्या होता है, आप क्या बताना चाहते हैं? युक्ति से हर द्रव्य का प्रयोग किया जा सकता है। तो क्षीरिण्यश्च औषधय क्षीरपानम अनायासश्च, और उसको दुग्धपान ज्यादा से ज्यादा करवाना है। हाँ, लेकिन इन सब चीजों के मद्देनजर हमें अग्नि और अपान वायु को नहीं भूलना। अग्नि अच्छी रहनी चाहिए, वात का अनुलोमन होते रहना चाहिए, दोनों बातें इंपॉर्टेंट है, साथ में ये कराना है। तो क्षीरपानम, और अगली बात क्या है? अनायासश्च, अनायास मतलब थकाने वाला काम नहीं होना चाहिए उसका कोई भी, ना तो मेंटल वर्क इतना होना चाहिए और ना ही फिजिकल। तो आजकल जो भी माताएं हैं, जैसे ज्यादातर सभी जॉब करती हैं, तो क्या होता है, बहुत बार मेंटल स्ट्रेस होता है या वर्कलोड इतना ज्यादा होता है, तो अगर हमें रिजल्ट नहीं मिल रहे तो
उसको बोलना पड़ेगा कि आप छुट्टी ले लो काम से 10 दिन के लिए, सारी चीजें भूलो, आप चिंता से मुक्त हो, दिमाग में शांति लेके आओ और उसके बाद हमारी ये चीजें करो। जैसे अपन ने पढ़ा था ना वो रक्त प्रदर के केस में, रक्त प्रदर, और ये अभी आया था अपना इसी अध्याय में, जब गर्भस्राव हो रहा था, गर्भपात हो रहा था, तो उन्होंने बोला कि 3 महीने से पहले वाले को तो आप नहीं बचा सकते, बहुत कम चांसेस हैं, लेकिन 3 महीने के बाद वाले को, क्यों? क्योंकि अंग प्रत्यंग उसमें नहीं बने, 3 महीने के बाद अगर रक्त निकल रहा है तो उसको आप रोक सकते हो। तो उसमें कितने सुंदर सुंदर उपाय बताए थे वहां पर। और वहां सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या थी? बेड रेस्ट की बात थी क्या वहां पे? भूल गए इतनी जल्दी? था तो ये सा चेत चतुष प्रवृत्तिषु मासेषु क्रोध शोक का कारण भी बताए थे। और उसमें चिकित्सा सबसे पहले ये बताई थी कि पुष्प दर्शनादे वैनाम ब्रूयात, जिस दिन से इसको ब्लीडिंग होनी पता चल जाए तो आप तुरंत उसको सबसे पहले क्या बात बोलो? शयनम तावन मृदु सुख शिशिरास्तरण संस्तीर्णम ईषद अवनत शिरस्कम प्रतिपद्यस्व इति। डिस्कस किया था ना अपन ने कि भाई सर थोड़ा सा नीचे रखना है और एकदम बेड रेस्ट बोल देना है। तो अनायास बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, वो एक मेडिसिन का काम करती है। ये जो छोटी छोटी बातें हम इनको ध्यान में भी नहीं देते हैं। और कई बार जैसे आज ही एक बच्चा आया था मेरे पास टाइफाइड का, वो बहुत ज्यादा खिला रहे थे अपने बच्चे को, खिलाना मतलब खाना खिलाना कि एनर्जी आए इसमें, ये हो वो हो। तो हमें कुछ नहीं करना, हमें बस बोलना है कि सुबह आपको यही देना है, जैसे सूप, सब्जियों का सूप देना है या मूंग की दाल का पानी देना है। फिक्स कर दो कि आपको 2 दिन के लिए जो हम बोल रहे हैं वैसी ही डाइट देनी है। 2 दिन में तो उसको रिजल्ट ही मिल जाएगा, वो मेडिसिन है। और साथ में अपन अपनी कुछ भी मेडिसिन दे दी, संजीवनी बटिया, जो भी हमें लगता है युक्ति के अनुसार, तो वो हमने मेडिसिन दे दी, रिजल्ट मिलेगा, 100% मिलेगा। तो ये छोटी बातें हैं जिनको हम इग्नोर करते हैं और जिनको हम बताते भी नहीं है। जैसे एक पेशेंट आया था मेरे पास, उसको कोविड की 2nd वैक्सीन लगी थी, उसके बाद से उसको सारे जोड़ों में दर्द हो गया था और कट कट की आवाजें आती थी। फिर जितना भी मैंने उसको देखा तो यही लगा कि शुद्ध वात वाला रोगी था और रुक्षता बढ़ गई थी। और वो क्या कर रहा था कि एक्सरसाइज कर रहा था। किसी ने उसको बोला, लोगों के दिमाग में ही रहता है कि एक्सरसाइज करेंगे तो दर्द चला जाएगा, जोड़ों में अकड़न आ गई है। कई बार आम बात समझ के वैद्य भी बता सकते हैं कि भाई आप एक्सरसाइज करो, लेकिन जैसे मुझे लगा कि केवल वातज है, और तो फिर उसको रेस्ट करवाया। वो उस टाइम आ नहीं सकता था तो रेस्ट करवाया, रेस्ट करवा के ही उसको काफी बेनिफिट मिल गया। फिर उसके बाद उसका अभ्यंग करवाया और कुछ नहीं, उसको रेस्ट करने के लिए बोला कि अभी छुट्टी ले लो बाकी सारे कामों से, ना तुम्हें मेंटली परेशान होना है ना फिजिकली। फिर अभ्यंग कराया, 20 दिन के अंदर अंदर पेशेंट ठीक हो गया, जबकि उसका आरए फैक्टर पॉजिटिव आ गया था और वो बहुत ज्यादा स्ट्रेस में था पिछले 2 महीने से कि कोई बहुत बड़ी बीमारी हो गई है। तो ये सब युक्ति वाली बातें हैं और बहुत छोटी छोटी चीजें। जैसे मुझे लगा कि उसके लिए अभी रेस्ट सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, उसकी वॉक बंद कराई सबसे पहले, भागदौड़ जो भी वो करता था वो सब कुछ बंद कराया, और उसका ही असर मिलता है, असल में बहुत अच्छा असर मिलता है उसका। तो इसलिए अनायास के ऊपर ये बात शुरू हुई थी। इसको छोटा नहीं मानना, इसके ऊपर 5 स्टार लगाना है हमें दुग्ध जनन के लिए। और फिर इसीलिए तो हम ऑक्यूपेशन पूछते हैं कि भाई आप क्या करते हो, घर का माहौल जानने की कोशिश करो, कौन कौन है। जैसे वो आया ना कि भाई बच्चा पैदा हो तो क्या करो आप, 10 दिन तक गाने बजाने होते रहने चाहिए, परिवार वाले आते रहने चाहिए। क्यों? खुशी का माहौल रहता है तो प्राण का आप्यायन होता है, आप्यायन होगा प्राणों का, क्षीर जनन भी उससे होगा। मतलब वो एक एक चीज इंपॉर्टेंट है। वो हमें कहने को लगेगा कि यार अब कौन करता है ये फंक्शन, ये फालतू की बातें हैं, क्या रखा है इसमें, बहुत सारी चीजें। और हाँ, वो कैसी स्त्रियां रहनी चाहिए उसके पास, गर्भी प्रसूता के पास, वात्सल्य वाली। हाँ, वो कितनी अच्छी बातें बताई थी। स्त्रियश्चैनाम यथोक्त गुणा, यथोक्त गुण वाली स्त्रियां होनी चाहिए। और वो यथोक्त गुण क्या थे उन स्त्रियों के कि भाई वो स्त्रियः च बह्वयो बहुशा प्रजाता सौहार्द युक्ता सततम अनुरक्ता। और अगर कोई डिलीवरी के बाद कोई ऐसी स्त्री आ गई घर में जो उसको परेशान करे या जिसकी वजह से वो मेंटल स्ट्रेस में आ जाए, किसी भी कोई भी ऐसी सिचुएशन घटित हुई, तो क्या होगा, उसका क्षीर जनन वाला जो प्रोसेस है वो नहीं हो पाएगा। जो हम चाह रहे थे दुग्ध बढ़ाना, वो नहीं हो पाएगा। तो भाई इन्होंने बोला स्त्रियश्च बह्व्यो बहुशा प्रजाता सौहार्द युक्ता सततम अनुरक्ता प्रदक्षिणाचारा प्रतिपत्ति कुशला प्रकृति वत्सला त्यक्त विषादा क्लेश सहीन्योभिमता ब्राह्मणश्चाथर्ववेद विदः
फिर वो ब्राह्मण की बात आ गई। लेकिन भाई ऐसी ऐसी स्त्रियां होनी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात थी। तो आगे कहते हैं क्षीर पानम अनायासः च वीरण षष्टिकशाली इक्षुवालिका दर्भ कुश काश गुंद्रा इत्कट मूल कषायाणाम च पानम, और इनके काढ़े का पान कराना चाहिए। और ये हम चौथे अध्याय में पहले ही पढ़ के आ चुके, क्षीर जनन वगैरह क्यों करता है ये, तो अभी मुझे नहीं लगता इसको डिस्कस करने की ज्यादा जरूरत है। ये उपाय जैसे हमने पढ़ा था ना कि हम ब्लाइंड चल रहे हैं, हम शास्त्र नहीं पढ़ते। हमारी सबसे बड़ी समस्या है कि हम शास्त्र हर चीज का सोल्यूशन देता है हमें। जैसे हमने वो पढ़ा था कि भाई खुजली होने लगती है, छठे सातवें महीने की बात थी ना, तो महिला आती है ना हमारे पास कि मेरे को मतलब वो परमानेंट मार्क्स ना बने, तो उसके लिए क्या करूं मैं। तो अपन क्या करते हैं, हमें लगता है कि यार इसकी कोई दवाई नहीं है, कभी हम कुमकुम आदि तेल बताते हैं, कभी हम कुछ, या कई लोग ऐसे एक दूसरे से पूछते हुए मिल जाते हैं कि उसके लिए कुछ बताओ, उसमें बड़ा स्कोप है। लेकिन वो सब कुछ दिया है हमारे चरक ने कि क्या करना है उसमें। ओरल मेडिसिन भी बताई है उसमें, लोकल एप्लीकेशन भी बताया है। हम सब कुछ कर लेंगे, बस हम अपना शास्त्र नहीं पढ़ेंगे। सबसे बड़ी समस्या अपनी ये है। तो ये क्षीर जनन के लिए सारे उपाय बता दिए, खान पान से लेके विहार से लेके औषधि तक सब कुछ, और कंप्लीट मैनेजमेंट करना पड़ेगा हमें। ये नहीं कि हम एक चीज दे दें। और एक जूनियर थी मेरी, उसका टॉपिक था एमडी में, क्या टॉपिक था उसका, प्रमेय है। तो वो लोग बोल रहे थे उसको कि जो उसके टीचर्स होंगे, मतलब कुछ टॉपिक डिसाइड हुआ उनका कि भाई हमें पुराना गेहूं या पुराना जौ, इस टाइप का वो प्लान कर रहे थे स्टडी का, कि वो हम पेशेंट को दें और उसका रिजल्ट देखें। लेकिन सिर्फ वो देने से सही रिजल्ट आएगा क्या? स्टडी अच्छी नहीं हुई ना, वो स्टडी डिजाइन अच्छा नहीं है, क्योंकि हमने उसको जौ दे दिया खाने के लिए, लेकिन वो और चीजें क्या खा रहा है घर जाके हमें नहीं पता। वो उसके साथ में दही खा रहा है क्या, वो दिन में सो रहा है क्या। मानो कि एक ने लिया पुराना गेहूं, लेकिन उसके साथ में वो दिन में सो रहा है, और एक ने लिया पुराने गेहूं और नहीं सो रहा, तो दोनों के रिजल्ट अलग हो जाएंगे। मतलब अपने आयुर्वेद की स्टडीज ऐसी होती हैं कि या तो अगर मैनेजमेंट की तरफ जाना है तो या तो वो कंप्लीट होगी या वो नहीं होगी। ऐसे नहीं कर सकते हम कि किसी एक पक्ष को लेके चल पड़े अपन, वो गलत तरीका मुझे लगता है। अच्छा, ये तो हो गई बात इसकी कि भाई ये क्षीर की वृद्धि करानी है, दुग्ध जनन कराना है। अब दुग्ध जनन कराने के बाद स्तनपान कैसे कराए माता, उसका भी वर्णन है। कहते हैं धात्री तो यदा, वो माता जब स्वादु बहुल शुद्ध दुग्धा, मतलब एक तो दुग्ध शुद्ध होना चाहिए उसका, सबसे पहली बात। ये अपन ने पढ़ा ना अभी कि क्षीर के दोषों का ट्रीटमेंट पढ़ा, इतनी सारी चीजें पढ़ी, तो पहले तो वो रूल आउट कर ले हम, ऐसा तो नहीं है शुद्ध है या नहीं। उसके बाद हम क्षीर जनन भी करें। और जब वो स्वादु बहुल, तो यहाँ पे एक बात बता रहे हैं कि शुद्ध दुग्ध कैसा होगा, उसमें बाकी के टेस्ट कम होंगे, कषाय वगैरह, उसमें शुद्ध स्वादु बहुल होगा, वो मधुर रस का की अनुभूति ज्यादा होगी अगर माता का दुग्ध शुद्ध है तो। हाँ, अति भी नहीं होनी चाहिए उसकी, नहीं तो वो कफ युक्त दोष भी माना जा सकता है, वो दुग्ध कफ दोष युक्त भी माना जा सकता है। लिखा था ना इन्होंने कि अत्यर्थ शुक्लम अति माधुर्यम, वो है अति माधुर्यम, और ये है स्वादु बहुलम, दोनों में डिफरेंस समझिए। तो धात्री यदा, जब उसका दूध शुद्ध हो, स्वादु बहुल हो, और बाकी कोई लक्षण ना हो, जो प्रकृति वर्ण गंध रस स्पर्श वाले अपन ने देखे थे, और भी बहुत नई नई बातें पढ़ी थी, तो वो भी उसके सब ठीक हो, स्वादु बहुल हो, शुद्ध दुग्ध वाली हो। स्यात, जब ऐसा होवे, तदा तब स्नातानुलिप्ता, तब वो स्त्री क्या करे, स्नान कर ले, और अनुलिप्ता यानी अनुलेपन कर ले, यानी अपने सफाई की पूरी, शरीर की पूरी सफाई करे, और सुगंधित भी हो, और सुगंधित द्रव्यों से क्षीर जनन भी अधिक होगा, वो भी एक बात है। तो स्नात और अनुलिप्त हो जाए वो। अब हिंदी में कई लोग इसका अर्थ करते हैं कि अनुलिप्त मतलब स्तन के ऊपर लेप लगा ले, वो कुछ ऐसा वो बोलते हैं। लेकिन यहाँ इन्होंने कुछ क्लियर नहीं किया है कि ये स्तन लेप है या फिर ये शारीरिक शरीर, पूरे शरीर का अंग लेप है। तो वो हमें डिसाइड करना है कि भाई स्नातानुलिप्त ऐसा वर्ड कई जगह आया है, मतलब आप नहाओ और नहा के कुछ अनुलेपन, सुगंधी द्रव्य, जैसे पहले लगाते थे ना, माथे पे चंदन लगा दिया, इस तरीके से। तो मुझे तो लगता है ये नॉर्मल वाला ही है। तो स्नातानुलिप्त हो, क्योंकि स्तनपान जब बच्चा करेगा और उसको कुछ कड़वी सी मेडिसिन अगर मिलेगी, मतलब उसके मुंह में गई दुग्ध के साथ, तो मुझे नहीं लगता कि वो
ऐसा बोला होगा इन्होंने, स्तन का लेप करने के लिए बोला होगा शायद। तो कहते हैं धात्री तु यदा स्वादु बहुल शुद्ध दुग्धा स्यात् तदा स्नातानुलिप्ता। और स्नान क्यों करना है? स्नान खुद क्षीर जनन का काम करेगा और स्वच्छता का भी काम करेगा शरीर से। तो स्नातानुलिप्ता शुक्ल वस्त्रम, लाइट कलर के कपड़े ही ज्यादा पहने वो महिला, परिधाय उनको पहनकर, ऐन्द्रीम ब्राह्मीम शतवीर्याम सहस्रवीर्याम अमोघाम अव्यथाम, सबके बारे में पढ़ चुके अपन। ये और कहाँ आई थी? ये सारी मेडिसिन कौन सी हैं? प्रजास्थापन में आई थी और भी आई थी ना, तो कुछ दिन पहले इसी अध्याय में भी आई थी। प्रजास्थापन ही प्रकरण था वो। चलिए ठीक है, हाँ ये था ना। अत ऊर्ध्वम गर्भ स्थापनानि व्याख्यास्याम है ऐन्द्री ब्राह्मी शतवीर्या सहस्रवीर्या अमोघा अव्यथा शिवा रिष्टा वाट्य पुष्पी विश्वक सेनकांता चेत्यासाम औषधीनाम शिरसा दक्षिणेन व पाणिना धारणम, वो वाला जो प्रकरण था। तो कहते हैं धात्री तु यदा स्वादु बहुल शुद्ध दुग्धा स्यात् तदा स्नातानुलिप्ता शुक्ल वस्त्रम परिधाय ऐन्द्रीम ब्राह्मीम शतवीर्याम सहस्रवीर्याम अमोघाम अव्यथाम। ये सब डिस्कस कर लिया अपन ने, किसका क्या नाम है, किसमें क्या किसको किस पर्याय से जाना जा रहा है, वापस नहीं करेंगे। शिवाम अरिष्टाम वाट्य पुष्पिम विश्वक सेन कांताम व बिभ्रति, बिभ्रति औषधिम, यानी इन औषधि को धारण करती हुई, इनमें से कोई एक आदि औषधि, 1 2 3 जो भी अवेलेबल हो, औषधिम बिभ्रति। तो ये जैसे बिभ्रत बिभ्रति, बिभ्रत कौन सा प्रत्यय लगा? बिभ्रत बिभ्रति। पठन, पठन में कौन सा प्रत्यय लगता है? चलो कल बताना। इसका मतलब है धारण करती हुई, यानी उसने पहना हुआ है और उस समय पर धारण करे और धारण करती हुई स्तनपान कराए। तो बिभ्रति औषधिम कुमारम, कुमारम कुमार को, जो भी बच्चा है उसको, प्रांग मुखम प्रथमम, मतलब पूर्वाभिमुख होकर, पहले पूर्व की दिशा में मुख कर ले, प्रांग मुखम प्रथमम दक्षिणम स्तनम पायेत, पहले दक्षिण स्तन से दुग्धपान करवाए। तो ये बात हो गई। इति धात्री कर्म है, ये धात्री का कर्म बताया। अभी तक कितनी बातें बता दी हमें। पहले परीक्षा बताई थी उन्होंने कि भाई ये कुमार की परीक्षा है, फिर उन्होंने धात्री की परीक्षा बताई, फिर उन्होंने धात्री परीक्षा में ही 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताए थे, स्तन संपत और स्तन्य संपत। फिर उसके बाद स्तन्य संपत अगर नहीं है, कोई क्षीर दोष है, तो उसकी चिकित्सा बताई। फिर उसके बाद क्षीर जनन बताया कैसे करना है, और अब फिर उसके बाद दुग्ध पान का तरीका बता दिया। एक भी चीज नहीं छोड़ रहे, यानी जो कुछ भी पहले छूटा था वो सब कुछ अब कवर कर लिया, एक भी चीज नहीं छोड़ रहे। अब आती है सबसे इंपॉर्टेंट बात जो सबको पता होनी चाहिए। कहते हैं अतो अनंतरम कुमारागार विधिम अनुव्याख्यास्याम। अब सारे काम हो गए, बच्चा भी अच्छा है, धात्री भी बढ़िया है, दुग्ध की भी चिकित्सा आपने कर दी, शुद्ध दुग्ध है और दुग्ध प्रचुर मात्रा में भी है, सब कुछ कर दिया आपने। लेकिन अब वो बच्चा बड़ा होगा, खेलेगा कूदेगा, है ना, सब काम करेगा, तो उसके लिए एक अच्छा स्थान हमें उसको प्रोवाइड कराना है बच्चे को। तो वो हो गया कुमारागार। पहले तो बनाते थे ना, कच्चे बनाते थे। तो जैसे अपन ने पढ़ा कि भाई वो 9वें महीने में क्या बनाया था? सूतिकागार, सूतिकागार। ऐसे ही अब कुमारागार बनाना है। अब सूतिकागार की आवश्यकता नहीं है, उस स्टेज से बाहर आ चुके। अब तो उस बच्चे को बड़े होना है, खेलना कूदना है, तो उसके लिए हमें कंफर्टेबल स्पेस प्रोवाइड करना है। तो अतो अनंतरम, अब इसके आगे कुमारागार विधि, कुमारागार की विधि को हम अनुव्याख्यास्याम, अब इसके आगे हम बतलाते हैं कुमारागार की विधि को। कहते हैं वास्तु विद्या कुशल है, जो व्यक्ति वास्तु विद्या में कुशल है, वास्तु के अनुरूप बनाना चाहिए। और थोड़ी एक जनरल वास्तु हमें भी पता होनी चाहिए। अपना घर बनाते हैं या क्लिनिक बनाते हैं, कुछ भी बनाते हैं, तो ये वास्तु का बहुत ज्यादा महत्व है। प्रत्येक दिशा का एक वो होता है, जैसे सूर्योदय हो रहा है तो उसके हिसाब से पहले हमें पूजा जो है इसी में करनी है। एक तो बंद घर नहीं बनाना, वेंटिलेशन होना चाहिए, उसके अकॉर्डिंग बनाते हैं तो हमारी हेल्थ ऑटोमेटिकली सही रहेगी। तो कहते हैं तो अनंतरम कुमारागार विधि अनुव्याख्यास्याम है, वास्तु विद्या कुशल है, वास्तु विद्या में जो कुशल व्यक्ति है वो क्या करे? प्रशस्तम, यानी अच्छा घर बनाए। अब घर तो हम नहीं बना सकते, लेकिन घर का कौन सा हिस्से में बच्चे को ज्यादा रखना है हमें, वो तो हम डिसाइड कर सकते हैं, जो इन गुणों से युक्त हो। तो कहते हैं एक तो प्रशस्त अच्छा होना चाहिए, रम्यम सुंदर होना चाहिए,
बच्चे के कमरे को हमें सजाना है, क्योंकि वो जैसे जैसे बड़ा होगा नई चीजें सीखेगा वो। तो सुंदर से कलर्स हम रख सकते हैं वहां पर। कोई हम भगवान बुद्ध की कोई शांतावस्था वाली फोटो रख दी, या जैसा भी हम परवरिश करना चाहते हैं वैसा ही हम उसको डिजाइन कर सकते हैं। इंटीरियर डिजाइनिंग ये एक पार्ट हो सकता है कि भाई कुम्हारागार, सूतिकागार, तो कैसे इनकी इंटीरियर डिजाइनिंग करें। तो वास्तु विद्या कुशल है प्रशस्तम, प्रशस्त बनाए घर, रम्यम सुंदर होना चाहिए, रमणीक होना चाहिए, और अतमस्कम, रम्यम में से मां हलंत का है, अ बाहर निकल गया। कैसा होना चाहिए उसका स्थान? ऐसा होना चाहिए जहां पर अंधेरा ना हो। ऐसा नहीं कि 24 घंटे वहां, वेंटिलेशन पूरा होना चाहिए, रोशनी पूरी आनी चाहिए, ऐसी जगह पर बच्चे को रखना है। अतमस्कम, तम रहित स्थान होना चाहिए। निवातम, और ऐसा भी नहीं हो कि बहुत ज्यादा वहां पर हवा आ रही है। हमें बच्चे को के आसपास का जो जहां पे वो उसको रखेंगे तो टेम्परेचर को भी मेंटेन करना है। 37 है बॉडी का, तो उसी के अकॉर्डिंग हमें मेंटेन रखना है। तो एसी में हम बोल सकते हैं कि भाई ताजी हवा में रखो, प्रॉपर वेंटिलेशन वाली जगह पे रखो, 24 घंटे एसी में मत रखो बच्चे को, गलत है वो। तो रम्यम अतमस्कम निवातम प्रवातैक देशम, निवात हो लेकिन एक स्थान से अच्छी हवा आती रहे। दृढ़म, और मजबूत भी हो वो घर। अपगत श्वापद पशु दंश्री मूषिक पतंगम, और ये नहीं होने चाहिए वहां पे, ठीक है। मतलब कोई भी ऐसा नहीं कि कोई भी जानवर वहां पे आ जाए तुरंत, या फिर छोटे वाले जानवरों के लिए भी आ गया। दंश्री मूषिक पतंगम है ना, चूहे वगैरह नहीं होने चाहिए, कीट पतंगे अलग अलग तरीके के जो है वो नहीं होने चाहिए, स्वच्छ होना चाहिए। तो प्रवात, फिर से रिपीट कर लेते हैं अपन, इंपॉर्टेंट है ये चीजें बहुत छोटी हैं लेकिन बहुत काम की चीजें हैं। एक एक वर्ड पे हमें ध्यान देना चाहिए अपने शास्त्र के। 100 गुना रिटर्न मिलेगा हमें अगर हम ऐसा करना शुरू कर देंगे तो वास्तु स्वास्थ्य के मामले में भी, और चिकित्सा कार्य करके, और जीविकोपार्जन में भी हमें रिटर्न मिलने वाला है बहुत अच्छा, अगर हम अपनी नॉलेज अच्छी बनाते हैं तो। ऐसी छोटी छोटी चीजों पर हम ध्यान देना शुरू कर देते हैं तो अतोनंतरम कुमारागार विधि मनु व्याख्यास्यामः वास्तु विद्या कुशला प्रशस्तम रम्यम अतमस्कम निवातम प्रवातैक देशम दृढ़म अपगत श्वापद पशुदंश्री मूषिक पतंगम, सुविभक्त सलिल, पानी रखने का स्थान अलग से बनाया हो, सुविभक्त अच्छी प्रकार से विभाजित किए गए हो, जहां पर सलिल पानी का, उलूखल का, मूत्र वर्चह स्थान, मूत्र त्याग के लिए, पुरुष त्याग के लिए स्थान अलग से डिसाइड किया गया हो, स्नान के लिए स्नान भूमि, तो ये सबके साथ जुड़ जाएगा। सुविभक्त सलिल भूमि, उलूखल भूमि, मूत्र वर्चह स्थान भूमि और स्नान भूमि, महानसम, और रसोई भी अलग से होनी चाहिए अच्छे एरिया में, और ऋतु सुखम, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है, ऋतु के अनुकूल होना चाहिए वहां का वातावरण अंदर का, जैसी ऋतु चल रही है उसी के अनुरूप हम बनाएंगे वहां। यथार्थु शयन आसन आस्तरण संपन्नम कुरियात, और ऋतु के अनुरूप ही यथार्थु में कौन सी वो लगी है संधि? यथार्थु अर बन गया, ठीक है। तो कहते हैं यथा ऋतु के अनुरूप ही शयन होना चाहिए, यानी जो जहां पर वो सोने वाला है वो शयन स्थान, आसन उसके ऊपर बिछाने, बैठने का आसन या उसके ऊपर लगाने, आस्तरण यानी जिसको हम फैलाते हैं, बिछाते हैं, वो भी ऋतु के अनुरूप होना चाहिए। सर्दी है तो सर्दी के अनुरूप हम ऊन वाला लेंगे या वैसा लेंगे, और गर्मी है तो कॉटन का लेंगे। आस्तरण संपन्नम कुरियात, संपन्न यानी ये चीजें वहां पे अच्छे से मिलनी चाहिए बच्चे वाले घर में। तथा सुविहित रक्षा विधानम, और जो रक्षा विधान पहले पढ़ के आए वो सुविहित होना चाहिए, रक्षा विधान अच्छी प्रकार से कर दिया होना चाहिए। बलि मंगल होम प्रायश्चित्तम, ये सब भी करना है। बलि मतलब भेंट, वो जानवर की भेंट नहीं, पुष्प आदि की भेंट, फल आदि की भेंट, वो है बलि। तो बलि मंगल चीजें वहां पे बोलते रहने चाहिए। हवन वहां पे हम डेली कर सकते हैं, ठीक है, ये सब करना है। शुचि वृद्ध वैद्यानुरक्त जन संपूर्णम, और उस जगह पर कैसे लोग होने चाहिए? शुचि, पवित्र, मतलब साफ सुथरे हों, और वृद्ध बड़े बुजुर्ग वहां पर होने चाहिए, और वैद्य भी वहां पर कोई होना चाहिए। क्यों? बड़े बुजुर्ग जो हैं वो हमें गाइड कर सकते हैं अपने एक्सपीरियंस से, और साथ में बच्चे में उनका अनुराग बहुत ज्यादा होता है, तो वात्सल्य
की वजह से बच्चों की परवरिश भी अच्छी हो सकती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है आज के हिसाब से कि शुचि वृद्ध वैद्य अनुरक्त जन संपूर्णम, वैद्य भी हो और अनुरक्त जो उस बच्चे में अनुराग रखते हैं उन सभी जनों से संपूर्ण होना चाहिए वो घर, कुमारागार। वहां पे ये लोग भी होने चाहिए, वैद्य भी होना चाहिए जो उसकी देखरेख कर ले। मतलब अब इतना तो पॉसिबल नहीं है, वैद्य होना चाहिए मतलब उस एरिया में आसपास एक अच्छा वैद्य होना चाहिए, ऐसा हम सोच सकते हैं। तो शुचि वृद्ध वैद्यानुरक्त जन संपूर्णम इति कुमारागार विधि, ऐसी ही एक कुमारागार बनाने की विधि थी। अब शयनासन आस्तरण प्रावरणानि कुमारस्य मृदु लघु शुचि सुगंधिनी स्युः, शयन जिसके ऊपर हम सुला रहे हैं, जो उसका बिस्तर है, आसन बैठने की जो जगह है उस बच्चे की, आस्तरण बिछाने की जो जगह है, और प्रावरण किसको बोलेंगे? प्रावरण ओढ़ने के लिए, ओढ़ने की चीज जिससे वो अपने आप को ढकेगा या बच्चे को ढकेंगे हम, जिससे वो सारे वस्त्र कुमार से, कुमार के बच्चे के वस्त्र कैसे होने चाहिए? वो सारे कपड़े मृदु सॉफ्ट होने चाहिए, लघु होने चाहिए, हल्के होने चाहिए, शुचि साफ सुथरे होने चाहिए, धुले हुए होने चाहिए, सुगंधिनी, और ये नहीं कि हमने अंदर रखा था उसको निकाला, कंबल पुरानी निकाली और उसमें कोई स्मेल आ रही है, तो सुगंधी युक्त भी होने चाहिए, ऐसे ऐसे होने चाहिए। और स्वेद मल जंतुमंती मूत्र पुरीशोपसृष्टानी च वर्ज्यानि स्युः, जिन कपड़ों पर स्वेद हो, पसीना हो, मल हो, जंतुमंती या कोई चींटियां या कोई और प्रकार के जानवर हो, मूत्र पुरीश या फिर मूत्र और पुरीश से अगर युक्त हो गए वो कपड़े, तो उपसृष्टानी यानी इन सबसे युक्त जो वस्त्र हैं, वस्त्र पीछे से ले आएंगे इसको वाक्य शेष तंत्र युक्ति से कि ये सब चीजें अगर इससे युक्त हैं तो वर्ज्यानि स्युः, उनको छोड़ देना है, वो प्रयोग नहीं करनी है बच्चे के लिए। असति संभवे, कितनी अच्छी गाइडलाइंस दी गई है अपने शास्त्र में, और कहते हैं असति संभवे, अगर संभव ना हो उनको छोड़ना। हर तरीके के लोग हैं, अगर वो अफोर्ड नहीं कर सकते तो उनको बोलना है कि जो भी आपके पास है उसको पहले अच्छे से धुलो, नए नहीं ले पा रहे तो। असति संभवे, नहीं होने की अवस्था में, अन्येषाम तानि एव च, अन्येषाम असति, अन्य नवीन वस्त्रों के असति ना होने पर, तानि एव उन्हीं को ही क्या कर लो? सुप्रक्षालित, अच्छी प्रकार से धो लो, सुप्रक्षालितोपधानानि, अच्छी प्रकार से उनको धो लेना है। टीका में इसको लिखा है सुधौतोत्तर प्रच्छादनानि, मतलब धोने के बाद ही हमें उनको बिछाना है या ओढ़ना है या प्रयोग करना है। तो सुप्रक्षालितोपधानानि, ये एक शब्द हो गया, इसमें टीका के अर्थ के ऊपर आप अंडरलाइन कर लो ताकि याद रहे हमेशा। सुधूपितानी, और धूपन भी करना है उस बच्चे के कपड़ों में डेली। किनका धूपन करेंगे? किन द्रव्यों का? पहले पढ़ के आए थे, अभी आगे और पढ़ लेंगे। तो असति हाँ चलते हैं। असति संभवे अन्येषाम तानि एव च सुप्रक्षालितोपधानानि सुधूपितानि, तो डेली एक किसी की ड्यूटी लगा देनी चाहिए कि भाई रोज जो है ये धुनी देनी है, धुनी बोलते हैं उसको नॉर्मल लैंग्वेज में, कि ये धुनी डेली देनी है कपड़ों के अंदर, ठीक है? कपड़ों के अंदर मतलब जलाना नहीं है उसको हमें, लेकिन कपड़े रख के और ऐसे ऐसे करके कपड़ों को खोल देना है और ऐसे ऐसे करके वो देना है हमें। उसको हम चाहे मॉडर्न नाम लेके फ्यूमिगेशन करना है और कुछ कुछ थोड़ा सा उसको ऐसा हम बताएं उसको कि उसको लगे कि हाँ भाई ये तो बहुत अच्छी बात बता रहे हैं, ये थोड़ा सा मॉडर्न तरीके से हम उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, क्योंकि आजकल लोगों को यही चाहिए होता है। तो जिस भाषा में वो समझे हमें उस भाषा में समझा देना है उनको। इसके लिए हम अपने क्लिनिक पे कुछ रख सकते हैं, चूर्ण या कुछ इस तरीके की चीजें जो हम बोले कि डेली इस चीज का धूपन करना है आपको। ये क्लिनिकल स्ट्रेटेजीज हैं ये जो हम अभी तक सीख के आ रहे थे, और भी बहुत सारी सीखी हमने, डेली सीख रहे हैं ना हम नया नया, तो ये और ऐड कर लो आप उसमें कि ऐसा भी हम अपने क्लिनिक पे कुछ यूनिक सा रख सकते हैं। हर चीज को क्लिनिकली अप्लाई करना है, अपने पेशेंट पे अप्लाई करना है, इसके अंदर बंद नहीं रखना है हमें चरक में, हर चीज को अप्लाई करना है। तो स्वेद मल जंतुमंती मूत्र पुरीशोपसृष्टानि च वर्ज्यानि स्युः असति संभवे अन्येषाम तानि एव च। असति संभवे मतलब संभव यानी सप्तमी लगाइए, दोनों एक ही चीज है, यानी वो उस समय पर संभव हो आपको मिलना। असति संभवे
वो उपलब्ध हो सके, ऐसी अवस्था अगर नहीं है तो तानी एव सुप्रक्षालितोपदानानि सुधूपितानि शुद्ध शुष्काणी, शुद्ध कर लिया आपने अच्छे से, और शुष्क भी होने चाहिए वो। शुष्काणी उपयोगम गच्छेयु, उनके उपयोग के लिए जाना चाहिए आपको। उन्हीं को आप रिपीट कर सकते हो, नए लाने की जरूरत नहीं है बार बार, लेकिन उनका आप धूपन करो। पहले उनको अच्छी प्रकार से धो, फिर धूपन करो, धो के सुखाना है, जब शुद्ध हो जाए, शुष्क हो जाए, धूपन करो और फिर आप प्रयोग में लाओ। तो ये रिपीट करते रहना है बार बार। जो पुराने हो गए उनको फिर से यही करना है, या जो मलिन हो गए उनको फिर से इसी साइकिल से ले जाना है। अब धूपन द्रव्य भी बोल दिए, क्लिनिक पे क्या रखना है, पाउडर, वो भी बोल दिया। धूपनानी पुनर्वास साम, वास साम यानी वस्त्रों के धूपन के लिए पुनः वस्त्रों के धूपन के लिए क्या प्रयोग करना है? शयन, आस्तरण, प्रावरणानाम च, किनके धूपन के लिए? वास साम, वस्त्रों के, षष्ठी बहुवचन, वस्त्रों के, अथवा शयन जो बिस्तर है उसका भी धूपन करो। आस्तरण, बिछाने वाली चद्दर का भी धूपन करो, बेडशीट का। प्रावरण, ओढ़ने वाले कपड़े का भी करो धूपन। तो वस्त्रों के, कैसे वस्त्रों के? शयन, सोने के लिए बिछाने वाले बेडशीट का। आस्तरण, प्रावरण आनाम च, यव सरशप, क्या क्या डालना है उसमें कॉम्बिनेशन में? जौ डालना है, सरसों डालना है, अतसी, हिंगू, गुगलू, वचा, चोरक, वयस्था, गोलोमी, जटिला, पलंकशा। पलंकशा किसका पर्याय है? पलंकशा कल बताना है। गुगलू, तो गुगलू ऊपर भी आ गया। हिंगू, गुगलू, वचा, चोरक, वयस्था, गोलोमी, जटिला, पलंकशा। शोक रोहिणी, शोक रोहिणी है ये, या शाक रोहिणी। सर्प निर्मोक, सर्प निर्मोक क्या है? निर्मोक थोड़े दिन पहले भी आया था, तो अब आप अंडरलाइन करो। चोरक पढ़ना है आपको कल भाव प्रकाश से। वयस्था किसको बोलते हैं? आम्ल की, वयस्था आमल की। और भी कोई द्रव्य हो सकता है जिसका नाम वयस्था है? लगाओ आप इस पे अंडरलाइन, जिसका भी पर्याय है कल बताना है। तो चोरक, वयस्था, अतसी आप सब जानते हो, यह जानते हो, सरशप जानते हो, अतसी हिंगू हो गया, गुगलू हो गया, वचा जानते हैं हम, चोरक पढ़ना है, गोलोमी पढ़ना है, जटिला, जटिला किसका पर्याय है? जटिला पढ़ना है। उसके बाद पढ़ना है आपको जटामास, पलंकशा पढ़ना है। ठीक है, ये कल आपको खुद बताना है कि ये होमवर्क था हमारा। शोक रोहिणी पढ़ना है। ये सारे देखने हैं, जितने मिल जाएं। अधिक से अधिक द्रव्यों का परिचय जब हम प्रयास करते हैं तो अगले 6 महीने में काफी कुछ हम जान जाएंगे। और डेली जो वो कौन कौन कर रहा है कि रोज बाहर जाके और आइडेंटिफाई करना द्रव्यों को, पेड़ पौधों को जो भी आपके आसपास होते हैं, कर रहा है कोई? किसी ने किया अभी तक? कब से बोल रही हूं मैं ये बात? एक बार भी गए हो कभी? हाँ मैम, आसपास के गार्डन में चलते हुए देखते हैं कि ये है, और उनके गुण भी देखते हैं। और शिवम के अलावा और कौन गया है? ध्यान नहीं देते हम कई बार, जैसे शिवम ने बताया कि हम चलते हुए देखते हैं, तो ये ध्यान देने वाली प्रवृत्ति लेके आनी है। और स्पेशली भी प्लान बना के जाना है कि रोज शाम को गए और एक ही एक को हम जब 10 बार देखेंगे, जैसे शिरीष जैसी नॉर्मल औषधियां भी नहीं पहचान पाते कई बार हम, तो अगर आपके आसपास शिरीष है, सप्तपर्ण है, नीम है, आरगवद है, अगर हम उनको 10 दिन तक लगातार देख लिया हम, तो हमें याद हो जाएगा कि अच्छा ये है। और एक काम और बोला था मैंने आपको कि आपके आसपास की लोकल शॉप ढूंढनी है जहां पर रॉ हर्ब्स मिलती होंगी, और वहां से कोई एक एक औषधि लानी है, उसको प्रयोग भी करना है और उसको पहचान भी करनी है उस बहाने से। किया किसी ने? जी मैम, अमृत धारा बनाई थी कुछ दिन पहले। अरे वाह, बहुत बढ़िया। जब भी ऐसे कुछ बनाया करो तो शेयर कर दिया करो, और लोग भी सीख लेंगे। और किया किसी ने? जी बॉस, वो मधुयष्टि का चूर्ण लाई थी मैं, रॉ। वेरी गुड। क्या क्या उसमें
पहचाना या क्या नया मिला? हाँ, उसका टेस्ट जो था वो जो कंपनीज देती हैं उससे बेटर था, और फ्रेगनेंस भी अच्छी थी, मतलब लग रहा था क्वालिटी में डिफरेंस। और जैसे जो कंपनी वाला होता है वो थोड़ा सा मिट्टी मिट्टी सा स्वाद आने लगता है उसमें बाद में, लेकिन अभी तक इसका मतलब बेटर है उससे। बहुत मुश्किल है कि ये बड़ी बड़ी फार्मेसी से हमें अच्छी दवाई मिल जाए। तो आप अपनी प्रैक्टिस में लेके आओ, जब भी क्लिनिक खोलो खुद के काढ़े बनाना। हाँ, वटियां जो बहुत पॉसिबल नहीं है हमारे लिए बनाना, वो हम ऐसे ले सकते हैं, जैसे मैं बोल रही थी ना कि हम आपस में ही कोई कुछ बना रहा है, कोई कुछ बना रहा है, तो हम आपस में एक दूसरे से ले लें, छोटे लेवल पे भी बना लें, बहुत हेल्पफुल होगा वो अपने लिए। तो ये करें अपन, ठीक है, करते रहो इनको, आप रेगुलर करेंगे तो बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। आगे चलते हैं, यूज भी करके देखनी है। तो जब हम यूज करते हैं तो उसके टेस्ट के बारे में बहुत सारी बातें पता चलती हैं, यूज करके हमारे शरीर में क्या चेंजेस आए उसके बारे में बहुत नई चीजें पता चलती हैं, तो बहुत कुछ पता चलता है। फिर कहते हैं कि भाई ये धूपन के द्रव्य, धूपनानी पुनर्वाससाम शयनास्तरण प्रावरणानाम च यव सर्षपातसी हिंगु गुगुलु वचा चोरक वयस्था गोलोमी जटिला पलंकशा शोक रोहिणी सर्प निर्मोकानी घृत युक्तानी स्युः। अब इनमें क्या डालना है हमें ये मेडिसिन जो भी अवेलेबल, जरूरी नहीं है सारी डालेंगे, तो इनको हम मोटा सा कूट दें, उसमें हम घी मिला दें और उसका हम एक पैकेट बना दें छोटा सा 50 ग्राम का, 100 ग्राम का, और वो दे दें हम कि भाई इसको आप ऑल्टरनेट डे पे करो, डेली नहीं कर पा रहे तो, लेकिन इससे धूपन करना है बच्चे के कपड़ों का, उससे कोई इन्फेक्शन नहीं होगा, हमें ऐसे बोलना है उसको, मतलब कुछ कुछ करके समझाना है बस हमें उसको, उसकी